अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर पॉसिबल हो तो अपने सर्कल के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर शेयर करें। आपके शेयर करने से मेरी रीच बढ़ेगी और मैं शुक्रगुजार हूँ आप मेरे साथ इंटैक्ट हैं। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप अवेलेबल है, ईमेल एड्रेस मौजूद है, जैसे आपको सूट करे आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें भेजी है मोहम्मद नजम साहब ने और ये बताते हैं कि ये तकरीबन 1971-72 की बात है। इनके जो दादा थे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे। इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो उस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हालात बहुत ख़राब थे, गुजारा करना मुश्किल था और वो चाहते थे कि ये जो जॉब करते हैं उस जॉब के बाद कोई ऐसा काम कर सकें कि जिस काम की बुनियाद पे वो अपनी फैमिली को हेल्प आउट कर सकें। काफ़ी कोशिश की कि कोई इनको काम मिल सके। जब इनको कोई काम मज़ीद ना मिला तो उन्होंने सोचा कि ये जो कार्ट होता है, यानी जो ठेला आप जिसे कहते हैं, एक छोटा सा ठेला है सब्जियों का, वो मैं लगा लेता हूँ और उससे कुछ ना कुछ मुझे आसरा हो जाएगा और मेरे जीने में, हमारे घर वालों के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मीट करने में कोई आसानी हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ कि उन्होंने जो एक ठेला है वो लगा लिया। अब ये बताते हैं जो ठेला लगाते थे तो ये तकरीबन समझ लें कि 3-4 किलोमीटर का फासला था। ये लोग गांव में रहा करते थे, यानी इनके जो फोर फादर्स थे वो गांव से ताल्लुक़ रखते थे और गांव से भी 3-4 किलोमीटर दूर कोई बाज़ार था, वहाँ पे ये आते थे और तकरीबन शाम के 4-5 बजे वहाँ चले आते थे। वहाँ पे ठेला लगाते थे और तकरीबन 12-1 बजे तक वहाँ से फ्री होते थे। अब क्योंकि ये जो जगह थी जहाँ पे इनका ठेला लगता था वो एक बस अड्डा था और शहर के करीब मौजूद था, तो लिहाजा इनको हमेशा देर हो जाया करती थी और ये इस चक्कर में भी होते थे कि भाई थोड़ी देर अगर मैं और रुक जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मज़ीद पैसे बना सकूं अपने। इसी तरह एक रात थी और हस्बे मामूल ये अपना ठेला लेके वहाँ खड़े हुए थे और आज इनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो बिक्री थी या इनका जो माल था वो ज़्यादा बिका था। और इत्तेफाक की बात है कि इनका जो छोटा वाला भाई था जो कि 6 या 7 साल का था वो इनके साथ मौजूद था। अब जब तकरीबन रात के 12:45-1 बज गए थे तो इन्होंने सोचा कि अब मैं वापस चलता हूँ, क्योंकि रास्ता भी तकरीबन आधे पौन घंटे का है और उसके साथ साथ रास्ते में फिर एक पार्क भी पड़ेगा, मैदान आएगा और एक कब्रिस्तान भी रास्ते में पड़ा करता था। ये इन्हीं ख्यालात में सोचते हुए जा रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी बिक्री बहुत हुई है और बहुत करम है कि मेरे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगा। अब ये जो साहब थे, यानी जो इनके दादा थे जो ठेला लगाया करते थे, उनका नाम अजमल था। जैसे ही ये पार्क के करीब पहुँचे, जो एक रास्ते में पार्क आया करता था, तो वहाँ पे इनको ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने इनका नाम लेके ज़ोर से आवाज़ दी है। पहले तो ये समझे कि शायद वहम है। उसके बाद जब ये मज़ीद आगे बढ़े तो दोबारा बाकायदा ज़ोर से किसी ने इनका नाम लेके आवाज़ दी और जब इस दफ़ा इन्होंने आवाज़ सुनी तो वो एक औरत की आवाज़ थी और बहुत बारीक सी पतली सी आवाज़ थी। जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ पार्क था, यानी कि एक दीवार थी, उसके करीब व जवार में दरख्त थे और कचरा वगैरह पड़ा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, ये पीछे देख रहे थे तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये बड़ा हैरान थे कि ये 2 दफ़ा मुझे आवाज़ आ चुकी है, 2 दफ़ा तो वहम नहीं हो सकता। अब ये तेज़ी से चलने लगे और इन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी इस इलाके से, इस सुनसान इलाके से निकल जाता हूँ। इन्हीं ख्यालात के दौरान एक दफ़ा फिर इनके नाम की इनको आवाज़ सुनाई दी और जब इनको आवाज़ सुनाई दी तो वो जो छोटा भाई था उसने बोला कि ये आपको बार बार कौन आवाज़ दे रहा है। जब उन्होंने ये सुना तो इनको यकीन हो चला कि यकीनन पीछे से कोई इनका नाम लेके पुकार रहा है और छोटा भाई था, छोटा था, तो वो डर गया और रोने लगा। अब इन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो ये बताते हैं कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी जो शक्ल है उसके बारे में भी बताते हैं कि जितनी इन्होंने देखी वो भी काली थी, यानी कि मुकम्मल तौर पे कोई काले कपड़े में, काली शक्ल के साथ वहाँ पे औरत खड़ी हुई थी। और जब इन्होंने मुड़ के देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पहले तो इनकी समझ नहीं आया कि ये कौन औरत है जो इनको देख के आवाज़ दे रही है और हंस रही है। इन्हीं ख्यालात के दौरान वो औरत देखते देखते एकदम गायब हो गई। अब जब वो गायब हुई तो इनकी हालत ख़राब हो गई। वो जो बच्चा था
इनके साथ जो छोटा भाई मौजूद था वो बाकायदा रोने लगा। अब इन्होंने बाकायदा ठेला जो था उसको लेके भागना शुरू कर दिया। अब जब ये भाग रहे थे तो ये साथ साथ आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, और वो जो इनका छोटा भाई मौजूद था उसको भी बार बार ये बोल रहे थे कि तुम भी कुछ ना कुछ कलमा दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही ये पार्क का हिस्सा उन्होंने क्रॉस किया तो पार्क क्रॉस करने के बाद फिर एक ग्राउंड था और उसके आगे कब्रिस्तान मौजूद था। तो ग्राउंड के बीच में इनकी नज़र पड़ी तो गालिबन वही औरत जो इन्होंने पीछे देखी थी वो सामने खड़ी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मुसलसल ये कलाम का सहारा लिए हुए थे, लेकिन वो औरत इनके करीब व जवार में मुसलसल घूम रही थी। अब इनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि मज़ीद आगे जाने के बाद कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में वैसे भी लोग आमतौर पे अवॉइड किया करते हैं रात को गुजरने से। ये ऐसी कशमकश का शिकार थे कि एकदम से वो जो औरत ग्राउंड के बीच में या ग्राउंड में खड़ी हुई थी वो गायब हो गई। अब इन्होंने ज़ोर ज़ोर से बावाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी या आयात वगैरह जो भी थी वो पढ़ना शुरू कर दी। वो पढ़ते पढ़ते काफ़ी आगे निकल आए, इवन के कब्रिस्तान भी क्रॉस हो गया। जब कब्रिस्तान क्रॉस हो गया तो उसके बाद बताते हैं कि दोबारा से इनको हंसने की आवाज़ें आना शुरू हुई। ये चारों तरफ देख रहे थे लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हंसने की या उसके इनका नाम लेके पुकारने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। इसी दौरानिए में एकदम से वो जो औरत थी वो इनके बिल्कुल जो ठेला था या जो भी इनका कार्ट था उसके ऊपर नमूदार हुई, यानी एकदम से ज़ाहिर हुई कि वो उसके ऊपर खड़ी हुई है। इनका जो छोटा भाई था वो उसी ठेले पे बैठा हुआ था। जब इन दोनों ने ये देखा तो चीख मारी और अपना जो ठेला या जो भी था उसको छोड़ के आगे की तरफ भागने लगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे भाग रहे थे और वैसे वैसे इनको लग रहा था कि जो आवाज़ें दोबारा से शदीद होती आ रही हैं, लेकिन इनका घर अब करीब ही आ चुका था। जैसे तैसे ही अपना ठेला वहीं छोड़ के दोनों भाग के घर पहुँचे, और जब घर पहुँचे तो इनकी जो फैमिली थी यानी जो ख़वातीन थी वो जाग रही थी, वेट कर रही थी इनका। उन्होंने जाके इन सबको ये माजरा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर जो घर वाले जो दम दुरूद वगैरह करते हैं वो उन्होंने इन पे किया। खैर ये बताते हैं कि उन लोगों को फिर 2 से 3 दिन तक शदीद बुखार रहा, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो ठेला वगैरह लगाते थे वो लगाना छोड़ दिया। ये बताते हैं कि ये जो वाक़या था ये दादा को पूरी ज़िंदगी याद रहा। जब भी वो उसको याद करते थे या इसके बारे में सोचते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उनकी हालत बुरी हो जाती थी और वो खौफ से कांपने लगते थे। अच्छा, एक स्टोरी मैंने आपको शेयर की थी नहर के हवाले से, तो इसी तरह की एक स्टोरी हमें भेजी है साजिद अली साहब ने, और ये बेसिकली इंटीरियर सिंध में रहते हैं। सिंध के किसी गांव का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे ये लोग रहा करते थे, और इनके जो मामू हैं वो इनके बराबर वाले गांव में रहा करते थे। अब ये बताते हैं कि इनके मामू का गांव और इनका गांव उसके दरमियान तकरीबन कोई 45 मिनट या 50 मिनट का फासला है, और पैदल का रास्ता बता रहे हैं। वैसे अगर गाड़ी वगैरह में आना जाना करें आज के दौर में तो बताते हैं कि 25 मिनट 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये जिस दौर की बात बता रहे हैं उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी इतनी ख़ास और आम नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मतलब क्योंकि करीब करीब फासला था तो इनके मामू अक्सर ऐसा करते थे कि शाम में आ जाया करते थे, अगले दिन वापस चले आया करते थे। बीच में बताते हैं कि जिस रास्ते से इनके मामू आया करते थे रास्ते में एक नहर पड़ती थी, नहर कह लें या पॉन्ड कह लें आप उसको। उसके बाद बताते हैं कि वहाँ पे ट्यूबवेल मौजूद था। तो वहाँ के लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो यही थी कि क्योंकि ट्यूबवेल था, चश्मा या पॉन्ड मौजूद था, उसके बाद वहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए थे, तो जो इलाकाई लोग थे या करीब व जवार के लोग थे वो आमतौर पे वहाँ पे आके लेट जाया करते थे शाम में। उसके बाद वो काफ़ी देर लेटने के बाद मगरिब या उसके बाद चले जाया करते थे, यानी वो रास्ता वीरान हुआ करता था। अब ये बताते हैं कि ऐसी ही एक शाम थी और मामू को आने में देर हो गई, यानी ये बताते हैं कि तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम था और सर्दी हो रही थी, उरूज पे थी सर्दी अपने। अच्छा, यहाँ पे फिर ये इस तरह से था कि सर्दियों में लोग मगरिब के बाद नज़र नहीं आते थे। शायद कोई नज़र आ जाए, इक्का दुक्का तो आ जाए, वरना लोग हुआ नहीं करते थे। अब मगरिब के बाद ये जब इनकी अम्मी से मिलने यानी इनके गांव आने के लिए निकले तो रास्ते में जब वो उस चश्मे या ट्यूबवेल के पास पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे एक औरत है जो पानी के अंदर उतर रही है, यानी जा रही है नहाने के लिए। अब ये वहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस थी कि दिन के टाइम में वो जो पॉन्ड था या तालाब था या नहर था वहाँ पे लोग नहाया करते थे। तो मगरिब के बाद किसी औरत का वहाँ पे मौजूद होना
अकेले मौजूद होना, उसके बाद नहाने के लिए जाना, ये सब बातें अजीब थीं। पहले तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी सर्दी में कोई मिलेगा। चलें वो नज़र भी आ गया, तो उसके बाद ये औरत थी और इस सर्दी में जबकि पानी बहुत ठंडा होता है, ये नीचे उतर रही थी पानी में आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जब इन्होंने इस औरत को देखा तो उसकी पीठ इनकी तरफ थी। ये बताते हैं कि वो जो औरत थी उसके जो बाल थे वो बाकायदा ज़मीन से लग रहे थे। ज़िंदगी में उन्होंने इतने हसीन और घने बाल कभी नहीं देखे थे। बहरहाल उन्होंने देखा तो देखते ही देखते वो औरत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। पहले उसके पाँव पानी के अंदर गए और फिर बाकी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता करके पानी में चला गया। उस औरत ने इनको मुड़ के नहीं देखा था, लेकिन ये पीछे से उसको देख रहे थे। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाती गई तो ये हैरान होते गए कि इतनी सर्दी में ये औरत कैसे पानी में अकेले चली गई है। ये इन्हीं ख्यालात में गुम थे और उसको देख रहे थे, तो बाकायदा उसने पलट के इनकी तरफ देखा। जब उसने पलट के इनकी तरफ देखा तो बहुत ही कोई हसीन और जमील औरत थी और वो इनको इशारा करके बोल रही थी कि मैं पानी में डूब रही हूँ और मुझे बचाओ। हालांकि ये बताते हैं कि थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था कि वो पानी में डूबी नहीं थी, बाकायदा खुद उतरी थी। इसी कश्मकश में ये आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि मैं जाके इसकी मदद करता हूँ, हो सकता है ये वाकई में ख़ुदकुशी करने के इरादे से गई हो। अब उसने सोचा हो कि मुझे बचाया जाए। ये जैसे तैसे आगे बढ़े और उसने अपना हाथ आगे किया, तो इन्होंने हाथ पकड़ के उसको खींचा और जब इन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो वो बताते हैं कि वो इंतहाई दहकता हुआ जलता हुआ हाथ था। आम तौर पे किसी के जिस्म का इतना टेम्परेचर नहीं हुआ करता। उन्होंने उसका हाथ पकड़ के जब ऊपर की तरफ खींचा तो वो पानी से निकलती हुई ऊपर की तरफ आ गई और जैसे जैसे वो ऊपर आती चली जा रही थी और वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही हसीन और जमील औरत है और इतनी हसीन औरत शायद मैंने कभी नहीं देखी है। बहरहाल जैसे ही वो मुकम्मल तौर पे ऊपर आई तो वो इनको मुस्कुरा के देखने लगी। इसी दौरानिए में जब उनकी नज़र उस औरत के पाँव पे पड़ी तो उस औरत के पाँव उल्टे थे। जब इन्होंने ये देखा तो उस औरत के पाँव उल्टे हैं तो इनकी हालत ख़राब हो गई और इनको अंदाज़ा हो गया कि अब इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, ये किसी जाल में फंस चुके हैं। अच्छा, साथ साथ ये बताते हैं कि जो उसके पाँव थे एक तो उल्टे थे, उसके बाद वो बाकायदा ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव पे बाल मौजूद हैं, जैसे किसी जानवर के पाँव पे बाल हुआ करते हैं। इसी दौरानिए में इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे ये आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे वो जो औरत थी वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और जितनी ज़ोर से या जितनी तेज़ी से ये आयत पढ़ रहे थे वो उतनी ज़ोर से हंस रही थी और इनकी तरफ देख रही थी। इसी दौरानिए में ये एकदम पलटे और पलटने के बाद इन्होंने भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये भाग रहे थे वैसे वैसे वो जो औरत थी इनके पीछे भाग रही थी। 15 से 20 मिनट भागने के बाद इनको एहसास हुआ कि वो जो औरत थी वो अब पीछे नहीं भाग रही है। खैर जैसे तैसे ये इनके गांव पहुँचे, इनकी मदर के पास पहुँचे और जब घर पहुँचे तो ये बुखार में तप रहे थे, इनकी हालत ख़राब हुई हुई थी। ये सारा माजरा उन्होंने फिर इनकी मदर को बयान किया। इनकी मदर ने उन पे दम दुरूद किया, आयत वगैरह पढ़ के फूकी और कुछ पानी दम करके इनको पिलाया। बताते हैं कि कम से कम 10 से 15 दिन तक जो है ये शदीद बीमार रहे। उसके बाद जाके इनकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद भी अक्सर इनको ऐसा होता था कि जब ये ख्वाब देखते थे तो ख्वाब में ये उसी औरत को देखा करते थे, वही जगह देखा करते थे और वही सब मंज़र इनको नज़र आता था कि जैसे वो औरत पानी में मौजूद है, वो इनको बुला रही है। ये उसके पास जाते हैं, वो इनका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेती है। इसी तरह ये बताते हैं कि उस ट्यूबवेल और उससे मुल्के का जो भी इलाका है वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करेंगे तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या जो है वो गाँव से रिलेटेड ही है और ये सलमान अली शाह साहब हैं, उन्होंने हमें भेजा है। ये समझ लें कि डे 1 से हमारे लिसनर हैं और बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ इंटैक्ट हैं। सलमान भाई इसी तरह आपने स्टोरी भेजते रहनी है। अच्छा, ये स्टोरी इस तरह से है, ये बताते हैं कि जो इनका घर है या इनका जो हवेली कहें या आप मेंशन कहें उसको, इसके सराउंडेड जितना भी एरिया है ये चारों तरफ इनके फील्ड मौजूद है, खेत मौजूद हैं। और जब ये शुरू से यानी कि बचपन से जब ये बड़े हो रहे थे अब तक इनका जो घर है या इनका जो विला है वहाँ पे इनको अक्सर लेट नाइट यानी कि 1 बजे 2 बजे या 3 बजे रात को वहाँ पे बाकायदा ऐसा लगता है कि शादी ब्याह हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। अक्सर ढोल बजाने की आवाज़ आया करती है।
अक्सर बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई बारात है जो गुज़र रही है। हालांकि ये बताते हैं कि जो इनका गांव है या इनका जो घर है, उधर से जब अगला गांव अगर उसका रास्ता आप देखें तो तकरीबन 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के दरमियान है। प्रैक्टिकली ये बताते हैं कि वहाँ से आवाज़ आ नहीं सकती। चले एक दफ़ा प्रोग्राम होगा कि आ गई, लेकिन ये रोज़ाना रात में ऐसा होता है कि 2 या 3 बजे बाकायदा ढोल बजने की आवाज़ आना शुरू होती है। उसके बाद गाने बाजे की आवाज़ें आती हैं, औरतों बच्चों की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्राम है जो चल रहा है, उसमें लोग मौजूद हैं। अब ये वाक़या जो है ये बताते हैं 2018 या 19 की बात है, और ये किसी काम से गए हुए थे और ये गए तो अपने दोस्त की गाड़ी में थे। लेकिन इत्तेफाक है कि इनका जो दोस्त था उसकी गाड़ी जो थी वो ख़राब हो गई। अब इन्होंने सोचा कि रात के तकरीबन 12:30 1 बज रहे हैं और 1 घंटे का रास्ता है, तो मैं पैदल तय कर लेता हूँ और फिर वापस अपने गांव चले जाता हूँ। इन्हीं ख़यालात में गुम थे और वहाँ से निकल गए। और ये बताते हैं कि जब ये आ रहे थे तो वैसे ही जैसे खेत हुआ करते हैं, पूरा मुकम्मल वीरान, दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं। तो चलते चलते इनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई इनके पीछे चल रहा है। पहले तो इनको लगा कि वहम है, क्योंकि आप जब फील्ड में, खेतों में जब पाँव रख रहे होते हैं या चल रहे होते हैं तो वो नॉर्मल ज़मीन पे चलने के बजाय आवाज़ थोड़ी डिफरेंट हुआ करती है। यानी नॉर्मली आप ज़मीन पे चलें आवाज़ अलग होगी, और खेतों में चलें तो उसकी आवाज़ अलग होगी। बहरहाल इनको ये लगा कि शायद मेरा वहम है, मैं चल रहा हूँ तो उसी की शायद आवाज़ आ रही है। अब ये इन्हीं ख़यालात में गुम थे कि इसी दौरानिए में एकदम से किसी ने इनको पत्थर मारा, और जिसने भी पत्थर मारा वो इनके ज़ोर से आके लगा। दूर दूर तक तो कोई मौजूद ही नहीं था, पत्थर मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन बहरहाल चले किसी ने मार दिया। उसके बाद इन्होंने तेज़ से चलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह डर चुके थे। इनको पता था कोई मौजूद ही नहीं है, तो ये कौन है जो मुझे मार रहा है। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे चल रहे थे तो पीछे चलने की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अब लग रहा था कि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा डबल स्पीड से, यानी मेरी दुगनी स्पीड से जो मेरे पीछे है वो आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो आवाज़ थी ये बढ़ती चली गई, और अब बाकायदा लगने लगा कि इनके बराबर में, इनके साथ कोई चल रहा है जो इनको नज़र नहीं आ रहा। अब इनको जो अपना घर था या जो विला था वो सामने नज़र आने लगा था। ये उसके गेट पे पहुंचने ही वाले थे कि एकदम से किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा। जब किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा तो इनको एहसास हुआ कि कोई बहुत गर्म खौलता हुआ हाथ है, या शायद अंगारे हैं जो इनके ऊपर रख दिए गए हैं। ये इन्हीं ख्यालात में गुम थे और समझ ही नहीं पा रहे थे। दिमाग इनका माऊफ हो चुका था। ये सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जिसका हाथ मेरे कंधे पे रखा गया है। इसी दौरानिए में वो जो भी वजूद था उसने इनके कान में आके बोला कि तुम कहाँ गए थे। जब इन्होंने ये सुना तो इनकी बहुत हालत गैर हो चुकी थी। जैसे तैसे करके लुढ़कते भागते ये अपने गेट पे पहुँचे। वहाँ पे इनका जो गार्ड वगैरह है या जो चौकीदार है वो मौजूद था। उसने जब इनकी ऐसी हालत देखी, वो पकड़ के जैसे तैसे इनको घर लेके गया। और जब ये घर गया तो ये शदीद बुखार में तप रहे थे। इन्होंने अपनी मदर को सारा इंसिडेंट बताया। उन्होंने इन पे दम किया और इनको जो है बुखार की दवा दी, क्योंकि इनका जिस्म खौल रहा था, लग रहा था कि इनको शदीद बुखार हो चुका है। अब ये बताते हैं कि इनकी मदर ने बाद में बताया कि उस रात जब तुम आए थे, तुम दवा वगैरह खा के सो गए थे, लेकिन रात में तुम 3-4 दफ़ा उठे, और हर दफ़ा जब तुम उठते थे तो उठ के तुम ये बोलते थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और ये सुन के हम ज़्यादा परेशान हो गए थे। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। अच्छा, अब 3-4 दिन बाद जो वाक़या हुआ ना, वो हिला देने वाला था। वो इस तरह से हुआ कि इनके जो भाई हैं उनका एक 3 साल का बेटा है, और हम और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 3 साल का बच्चा है वो पेरेंट्स के यानी माँ बाप के साथ रहेगा। और ऐसे ही एक दोपहर थी कि दोपहर में जब इनके पेरेंट्स बच्चे को सुला के ख़ुद भी सो गए, यानी जो बच्चा था उसके वालिदैन और वो बच्चा तीनों सो रहे थे, और जब एकदम से इनके फादर की आंख खुली तो उन्होंने ये देखा कि जो इनका बच्चा है जो 3 साल का है वो मौजूद नहीं है। जब उन्होंने ये देखा तो ये हैरान हो गए कि इस कमरे से कहाँ जा सकता है। उन्होंने अपनी वाइफ को उठाया, यानी इनकी भाभी को उठाया। इसी तरह पूरा घर एक एक चप्पा चप्पा छान लिया,
पूरे घर में वो बच्चा कहीं मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह तलाश शुरू की गई। अब हमारे पास काफ़ी मुलाजमीन थे, बहुत बड़ा सर्किल था, पूरा गांव, खेत खलियान तलाश कर लिए, उस बच्चे का कहीं नामो निशान ना मिला। उसके बाद जो एक दूर गांव था, जो तकरीबन 7-8 या 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे भी तलाश करने गए। वहाँ पे और हमारे गांव के दरमियान एक कुआं मौजूद था। उस कुएं के पास हमारा जो एक गार्ड था, उसने देखा कि वहाँ पे एक बच्चा है जो पाँव नीचे लटका के कुएं के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब हमारे गार्ड ने करीब जाके देखा तो ये इनका भतीजा था जो गुम हुआ था। खैर, बच्चा 3 साल का, आपको पता है, बोल लेता है। तो उससे फिर पूछा गया कि तुम यहाँ कैसे आए, कौन लेके आया, इतनी दूर कैसे आ सकते हो तुम। तो ये बताते हैं कि वो जो बच्चा था उसने कहा कि वो अंकल थे जिनकी लाल आंखें थीं, वो मुझे उठा के लाए थे यहाँ पे। अब ये बताते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था ये हिला देने वाला था। तो हमने जो करीब व जवार की जितनी भी मसाजिद थी, जो भी इमाम थे, जो भी उलमाए कराम थे, उन सबको हमने गैदर किया। उनसे कहा कि इस पूरे इलाके में इस तरह के मामलात और वाक़यात पेश आना शुरू हो गए, अब हमें इसका कोई इज्तिमाई हल निकालना होगा। और ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने फिर पूरा जो इलाका था उस पे दम कराया, पढ़ के जो पानी इमाम साहब वगैरह दिया करते थे वो चारों तरफ छिड़का, कसरत से तिलावत लगाना शुरू की। बल्कि ये बताते हैं कि स्पीकर पे हम लोग तिलावत लगाया करते थे ताकि दूर दूर तक इसकी आवाज़ फैले। अब ये बताते हैं कि ग्रेजुअली हालात बेहतर होना शुरू हुए और फिर बहुत बेहतर हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वाक़यात और मामलात में बहुत कमी आ चुकी है और अल्लाह का शुक्र है कि उन सब बातों से हमारी जान छूटी। और सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इनका भतीजा उनको मिल गया। लेकिन आज तक कभी भी इनको ये समझ नहीं आ सका कि वो कौन शख्स था जो इस छोटे से बच्चे को इतनी दूर 9 या 10 किलोमीटर दूर लेके चला गया और लम्हात के अंदर वहाँ उसको पहुँचा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक ज़रूर किया करें। व्यूज़ माशाल्लाह होते हैं ठीक ठाक, लेकिन लाइक बड़े कम होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट तो करें कि समझ नहीं आ रही, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक दबाएं और कमेंट करें, फीडबैक दें अपना। दुआ करिएगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।